नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, हिस्ट्री से। आज का जो हमारा टॉपिक है पानीपतीय तृतीय युद्ध के कारण और उसके परिणाम। जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में आपको बताया कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ है। उससे पहले मैंने आपको बताया कि इतिहास में तृतीय युद्ध से पहले दो युद्ध हो चुके हैं। प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है और जो द्वितीय युद्ध हुआ है पानीपत का वो अकबर और हैमू के बीच में हुआ है। तृतीय युद्ध जो है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ है। अब तृतीय युद्ध के कारण क्या थे, ऐसे क्या कारण थे? तो फर्स्ट कारण हम लेते हैं कि दोनों की ही साम्राज्यवादी नीति। मराठा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, उधर अहमद शाह अब्दाली भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मराठों को दबाना चाहता था। मराठों की उस समय स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह हर किसी पर लूट आतंक उन्होंने मचा रखा था, जिसके कारण कई जातियां उनसे नाराज़ भी थी और वह उनके आतंकित से मुक्त होना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। मराठा का दिल्ली पर आक्रमण करना और उसको अपने प्रभाव में लेना भी इसका मुख्य कारण बना। युद्ध की अगर हम घटनाएं माने तो 1757 में अब्दाली ने अपने पुत्र तैमूर शाह को लाहौर का वायसरॉय नियुक्त कर दिया था। उसके लौट जाने पर इस पद की प्राप्ति के लिए आदिना बेगम ने मराठों से सैनिक सहायता मांगी। मराठा नहीं चाहते थे कि अब्दाली सिंधु नदी को पार करे। इस कारण रघुनाथ राव और मल्हार ने अप्रैल 1758 में तैमूर शाह और उसके सेनापति जहान खां को लाहौर से भगा दिया तथा आदिन बेग को लाहौर का सूबेदार बना दिया। पेशवा के आदेश पर रघुनाथ राव पंजाब से मई में लौट गया और लाहौर की सुरक्षा का भार मल्हार राव होलकर और तुकोजी होलकर को सौंप दिया। अब्दाली से मराठों का भय सदा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से वह भारत आया। उसके पुत्र तैमूर शाह को लाहौर से भगाने तथा मीर बख्शी नजीब को दिल्ली से भगा देने के कारण मराठों से वह बहुत क्रुद्ध हुआ। अतः ये बहुत सारी बातें थी जिसके कारण इन दोनों के बीच में युद्ध होना आवश्यक था। युद्ध 3 महीने तक कम से कम इसकी सेनाएं आमने सामने रही। मराठा की जो युद्ध प्रणाली थी वो छापामार और गोरिल्ला युद्ध प्रणाली थी, इससे आप परिचित हैं। उधर अहमद शाह अब्दाली ने भी बहुत सारी तैयारी कर रखी थी। मराठों ने रसद सामग्री तो ले रखी थी, लेकिन बहुत समय यानी 3 महीने तक एक मैदान पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं एक दूसरे के आक्रमण की प्रतीक्षा करती रही। छुटपुट घटनाएं 1 नवंबर 1760 को प्रारंभ हुई और 7 दिसंबर को रोहलों ने मराठा की सेना में प्रवेश कर युद्ध का श्री गणेश करना चाहा, वे परास्त हो गए। इस प्रकार से घटनाएं काफ़ी समय से चल रही थी। उधर मराठों के पास रसद सामग्री नहीं पहुंच पा रही थी। भूख से व्यतीत होने के कारण उन्होंने 14 जनवरी 1761 को युद्ध आरंभ कर दिया। अब आपको याद रखना यह है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 में। और युद्ध का जो मुख्य नेतृत्व यहाँ पर मराठों की ओर से सदाशिव राव भाऊ और विश्वास जो थे उन्होंने इस युद्ध का नेतृत्व किया। युद्ध प्रातः 9 बजे प्रारंभ हुआ और साढ़े 4 बजे समाप्त हो गया। प्रारंभ में मराठों की विजय होती रही, परंतु ज्यों-ज्यों सूर्य चढ़ता गया मराठों का भाग्य जवाब देने लगा। हालांकि इब्राहिम खान ने अपनी तोपों के प्रहार से अफगानों के छक्के छुड़ा दिए, परंतु 3 बजे युद्ध का पासा पूरा पलट गया। गोली लगने से पेशवा का पुत्र जो विश्वास राव युद्ध के काम आ गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई थी। यह खबर मिलते ही सदाशिव राव भाऊ अफगानों पर टूट पड़ा, परंतु वे भी दुनिया से चल बसा। इस पर मराठों में भगदड़ मच गई। जब दोनों मुख्य सेनानायक मराठों की सेना में नहीं रहे तो मराठों ने सोच लिया कि अब हमें पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जो मराठा जाति इतनी शक्तिशाली थी, लड़ाकू थी, जिसका वर्चस्व, जिसकी प्रतिष्ठा चारों ओर थी, वह कैसे परास्त हो गई।
तो बहुत सारे इसमें कारण हम देखते हैं कि एक तो हम राजनीतिक घटनाक्रम में ले, राजनीतिक कारण इसका माने तो दो मराठों की साम्राज्यवादी नीति इतनी साम्राज्यवादी नीति कि उन्होंने अपने दुश्मन पाल लिए थे। उन्होंने राजपूत जाति को नाराज़ कर दिया था, उन्होंने रूहालों को नाराज़ कर दिया था, उन्होंने मुग़ल नरेश को नाराज़ कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने किसी ने भी मराठों का साथ नहीं दिया। राजपूतों के प्रति अनुचित नीति, रोहलों का अप्रसन्न करना, सुजाऊ दुलों का नाराज करना, उत्तर पश्चिमी की सुरक्षा का प्रश्न और मुग़ल दरबार में इन्होंने अनुचित हस्तक्षेप किया और जिसके कारण इनकी पराजय हुई। अगर हम सैनिक कारण लें तो परंपरागत युद्ध प्रणाली का इन्होंने परित्याग कर दिया था। परंपरागत युद्ध प्रणाली जिसका अभिप्राय है शिवाजी के समय से मराठों ने गुरुला चापामेरी युद्ध पद्धति को अपनाया था। मराठों ने अपने पहाड़ी स्थानों में आश्रय लेकर औरंगजेब की विशाल एवं सुसज्जित सेना से लोहा इसी प्रणाली से ले लिया। इसी युद्ध विधि से मराठों ने औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए थे और उसे दक्षिण में अपने जीवन के शेष 25 वर्ष व्यतीत करने को बाध्य कर दिया। बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव भी इस युद्ध प्रणाली से युद्ध करते रहे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहे, परंतु बाजीराव के समय में इस नियम का खुला उल्लंघन किया गया। पानीपत के मैदान में दोनों ओर से इस प्रकार मोर्चाबंदी की गई जिस प्रकार की पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। सूरजमल और सदाशिवराव भाव के बीच मतभेद भी इसी बात को लेकर हुआ। भरतपुर नरेश ने यह सलाह भी दी थी कि खुले मैदान में युद्ध न करके विदेशी आक्रमणकारियों के साथ परंपरागत प्रणाली से युद्ध किया जाए। मराठा सैनिकों द्वारा मुग़ल सैनिकों का अनुकरण करना, जैसे कि मुग़ल क्या करते थे, जब भी युद्ध क्षेत्र में जाते तो अपने साथ रखेले और अपनी बेगमों को लेके जाते थे। यही प्रणाली मराठों ने अपनाई, जिसके कारण क्या हुआ कि उनकी जो रसद सामग्री जो सैनिकों के लिए रखी गई थी वह रसद सामग्री खान पान की वो उसमें कमी आ गई, जिसके कारण वो युद्ध करने को विवश हो गए और ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी। मराठा सैनिकों में अनुशासन का अभाव था। मराठा सेना कोई स्थायी सेना तो नहीं थी, उसमें कई तरह के सैनिक थे, कुछ अस्थायी भी थे, कुछ स्थायी थे। अस्थायी सैनिक युद्ध के समय एकत्रित किए जाते थे, वह अपने ही अस्त्र व अश्व लाते थे, उनमें राष्ट्रीय भावना का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। वह केवल लूट के माल में हिस्सा बटाने के उद्देश्य से आते थे। इस प्रकार सैनिकों में अनुशासन किस प्रकार रह सकता है, जबकि युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु अनुशासन परम आवश्यक है। सामान्य सैनिकों की क्या कहें, मराठा सेना नायकों में मतभेद उस समय काफ़ी उभर आए थे, इसके कारण भी उनकी पराजय हुई। अब्दाली की सेना मराठों की सेना से अधिक सुसज्जित थी। अनुशासन के अलावा अब्दाली की सेना भाव की सेना से कहीं अधिक शक्तिशाली भी थी। अब्दाली की सेना में 40,000 अश्वरोही, 40,000 ही पैदल सैनिक, इनमें 30,000 अश्वरोही व 10,000 पैदल सैनिक उसके स्वयं के थे। वे स्वयं अफगान थे जो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थे। उनके आगे विजय के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। आक्रमण का प्रारंभ मराठों की विजय से हुआ, अतः विजयी मराठों के आगे जब भरतस्त अफगान पलायन करने लगे तो अब्दाली के वजीर शाह वली ने अफगान सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे दोस्तों, अपना मुल्क बहुत दूर है, अतः तुम भाग कर कहाँ जा सकते हो। इस पर अफगान सैनिक विजय का दृढ़ संकल्प लेकर युद्ध में डटे रहे। बच्चों, आप इसको नोट करेंगे कि हमेशा अब्दाली का जो वजीर है उसका नाम क्या है, शाह वली। ये कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको नोट करते रहेंगे, छोटे छोटे प्रश्न। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उन सैनिकों ने अपने उत्साह से अपने सम्राट के लिए वो लड़े और वह विजय भी प्राप्त उन्होंने करी। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी मराठों की पराजय के कारण रहे। मराठों की सेना को इस पराजय के लिए उत्तरदायी ठहराया। वास्तव में देखा जाए तो मराठा सेना का कोई सेनापति नहीं था। होलकर व सिंधिया अलग अलग विचार रखते थे। सदाशिवराव भाव को उत्तरी भारत के भौगोलिक परिस्थितियों का कुछ ज्ञान नहीं था। केवल उदयगिर का विजेता होने के नाते ही उसे अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया था।
पेशवा ने उस पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से अपने दत्तक पुत्र विश्वासराव को और भेज दिया। इस राज्य का दोष प्रधानतः सदाशिव राव भाव पर माना जाता है। उसने सेना में अधिक सैनिक ले आए, उनके साथ स्त्री बच्चे भी आने दिए। यह उनकी बहुत बड़ी भारी भूल थी। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी व्यक्तिगत भूलें भी मराठों की पराजय के कारण थे। यहाँ हम देखते हैं कि आर्थिक कारण, जब किसी का विनाश आते हैं तो उसके कई कारण बन जाते हैं, परंतु कुछ कारण प्रधानतः होते हैं, कुछ गौण होते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के महाविनाश के साथ संपन्न हुआ। इस महाविनाश में मराठों की दयनीय आर्थिक अवस्था भी एक कारण थी। मराठा राज्य में आय का मूल साधन भूमि कर था, परंतु उस कर की राशि बालाजी बाजीराव के समय तक निश्चित नहीं हो सकी। अतः मराठों ने चौथ और षटदशमुखी नामक 2 कर प्रचलित कर दिए। ये दोनों तक मराठों की शोषण मनोवृत्ति के परिचायक थे, पर इनके पीछे राजनीतिक प्रभुत्व की छाया भी रहती है। देखा जाए तो ये 2 कर मराठा सरकार की आय के प्रमुख साधन बन गए। अतः इनके कारण भी मराठों की पराजय, उन्होंने लूटपाट और करों की अधिकता के कारण मराठा पराजित हुए। अभी हम यहाँ देखते हैं कि इसके परिणाम जो है वो पानीपत के तृतीय युद्ध का भारतीय इतिहास में बड़ा महत्व है। सेज वॉलकर ने पानीपत की पराजय को एक राष्ट्रीय पराभव माना है और लिखा है, राष्ट्रीय पराभव राष्ट्र के अच्छे गुणों के साथ अवगुणों की ओर इंगित करता है। पानीपत की पराजय में बहुत पहले से विद्यमान थी। मराठा व्यवस्था में व्याप्त दोषों का विवेचन मराठा व अंग्रेज नामक पुस्तक की भूमिका में वी खरे ने स्पष्ट रूप से किया है। इस युद्ध को लड़े 2 शताब्दी 1761-1999 से अधिक समय हो गया है, परंतु इतिहास लेखक इसके परिणाम के परिचय आज एकमत नहीं है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध से उत्तर में मराठा शक्ति का सर्वनाश हो गया और इसके कारण भारत में मराठा साम्राज्य की नींव हिल गई। लतीफ़ ने इस धारणा का समर्थन करते हुए अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द पंजाब में लिखा है, इस युद्ध ने मराठों का महाविनाश करके एक आकांक्षी जाति के भाग्य पर मोहर लगा दी। डॉक्टर दीदे ने इस युद्ध के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं। पानीपत में मराठा विपत्ति के परिणाम मित्रों और शत्रुओं से भी बहुत अधिक गुप्त नहीं रहे। भारत में मराठों का प्रभुत्व अवशेष नहीं रहा। शांति के समय यह प्रभुत्व समस्त भारत में मराठों का प्रभुत्व दृष्टिगत होता है, परंतु अब वह विप्लव दृष्टि नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये विचारक ये कहते हैं कि मराठों की पराजय निश्चित थी, लेकिन दूसरा पक्ष हम यहाँ देखते हैं वह ये कहता है, इस युद्ध में मराठों को न केवल भारी धन जनशक्ति का सामना करना पड़ा, वरन इस युद्ध के कारण पेशवा के प्रभुत्व का अंत हो गया, जिससे मराठों की एकता समाप्त हो गई। मराठों में आपसी कलह और संघर्ष तीव्र हो गए, जिससे मराठा संघ को महान आघात पहुंचा। इतिहासकार ने भी, हटन जैसे इतिहासकार ने भी पानीपत के तृतीय युद्ध का इसी प्रकार विनाशकारी चित्र चित्रित किया है। एल्फिंस्टन ने भी इसी प्रकार के विचार लिखे हैं। वे लिखते हैं, इससे पूर्व कभी ऐसी पूर्ण पराजय नहीं हुई और कभी ऐसी मुसीबत नहीं आई जिसने कि इतना भय व्याप्त किया हो। समस्त मराठों में विषाद और निराशा फैल गई। अधिकांश परिवारों को अपने संबंधियों के लिए रोना पड़ा और सैनिक विनाश ने तो मराठों की महानता को महान आघात पहुंचा दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इतिहासकार कहते हैं कि पानीपत की पराजय, मराठों की पराजय से बहुत बड़ा इतिहास में महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि पानीपत की
विपत्ति वास्तव में प्रकृति का प्रकोप था। इससे धन और जन दोनों का ही नाश हुआ, लेकिन फिर भी कोई निर्णायक राजनीतिक परिणाम नहीं हुआ। ये कहना कि पानीपत की विपत्ति ने मराठों के प्रभुत्व का अंत कर दिया, परिस्थितियों को गलत समझना है। वे आगे लिखते हैं, मानव शक्ति के इतने महान विनाश ने भी कोई निर्णायक बात नहीं की है। इसके विपरीत इस युद्ध ने तो आगे चलकर इस जाति के दो व्यक्तियों नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया को प्रमुख दौड़ में आगे कर दिए। ये इसके पॉजिटिव यानी इसके सकारात्मक पक्ष को देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं पानीपत का युद्ध मराठों के लिए अपूर्व विजय तथा गौरव का विषय था। उन्होंने भारतीयों के लिए है इस भावना से प्रेरित होकर युद्ध लड़ा। तो यहाँ पर ये दूसरे विचारक ये कहते हैं कि भाई हम ये नहीं मानते कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के सूर्य का अस्त था या भाग्य का अस्त था। इससे हमें कई प्रमुख सेनानायक भी आगे जाके मिले हैं। मराठों के दुर्भाग्य की शुरुआत पानीपत के पराजय से नहीं हुई, अपितु पेशवा माधवराव की मृत्यु से हुई। इस प्रकार जो सकारात्मक विचारक रखते हैं उनसे हम ये कह सकते हैं, पानीपत की पराजय ने मराठों की आकांक्षाओं को सदैव के लिए विनष्ट करने के स्थान पर उन्हें नवीन शक्ति व नवीन प्रेरणा प्रदान की है। पानीपत के कुछ दिन बाद ही मराठा सत्ता यथापूर्व समृद्ध होने लगी तथा 40 वर्षों तक उसका उत्थान जारी रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पक्ष कहता है कि हम नहीं मानते कि मराठों की पराजय से मराठा जाति का समूल नष्ट हो गए, लेकिन हम यहाँ पर जरूर इसका हम अगर निष्कर्ष निकालें, हम इसका निचोड़ निकालें तो हम ये कहते हैं कि मराठा शक्ति को महान आघात तो इसमें लगा। इसके जो मुख्य सेनानायक थे, जो मुख्य वीर थे, वो सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव की हत्या हो गई थी। इसमें वो इस युद्ध में मारे गए थे, जिसके कारण मराठों की शक्ति को बहुत बुरा आघात लगा। मराठा जाति जो गौरव थी युद्ध क्षेत्र में, जिससे आतंकित रहती थी अन्य जातियां, अब्दाली ने उनको पराजित कर दिया तो उनके गौरव को, प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा। मराठा शक्ति की जो संघ की जो शक्ति है वो क्षीण होने लगी। इस युद्ध के परिणाम से यहाँ पर हम देखते हैं ब्रिटिश शक्ति का उदय होना। अंग्रेजों ने यहाँ पर ये मान लिया कि अब हम यहाँ पर आराम से विजय प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब का सदा के लिए मराठों के प्रभाव से निकल जाना था। सिखों का भी उदय हो गया मराठों की पराजय से। जीर्ण जो मुगल साम्राज्य था उस पर घातक प्रहार हो गया। पानीपत के तीसरे युद्ध ने जीर्ण मुगल सत्ता पर महान आघात किया, जो कालांतर में विनाशकारी सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर एक विचारक ने इतना तक लिखा है व्यंग्यपूर्ण में, पानीपत के युद्ध ने राजधानी को विधवा बना दिया। यानी पानीपत के तृतीय युद्ध में अगर मराठा विजय हो जाते तो मुगल सत्ता को थोड़ा सा हौसला मिलता, लेकिन जब मराठा ही पराजित हो गए तो उन्हें लगा कि अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। अतः स्पष्ट है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने भारतीय इतिहास को बहुत प्रभावित किया और उसके परिणाम भी समस्त भारत के लिए अति महत्वपूर्ण तथा दूरगामी सिद्ध हुए। इस पराजय के कटु फल तो मराठों को सर्वप्रथम दक्षिण भारत में चखने पड़े। इस पराजय की खबर सुनते ही हैदर अली ने कृष्णा नदी की ओर अपना क्षेत्र विस्तृत करना आरंभ कर दिया। अतः हम यहाँ देखते हैं कि मराठा जाति जो संपूर्ण मानी जाती थी, जिसकी प्रतिष्ठा थी, जो राजनीतिक वर्चस्व में मानी जाती थी, उससे पानीपत के तृतीय युद्ध से उसको गहरा धक्का लगा। अतः हम ये देखते हैं बच्चों, आप इसमें नोट करेंगे कि पानीपत के तृतीय युद्ध के एक तो महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये युद्ध कब लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया, इस युद्ध में मराठा की ओर से कौन महत्वपूर्ण सेनानायक थे, किसके बीच में यह लड़ा गया और उनकी क्या मुख्य भूमिका रही,
और इस युद्ध के क्या परिणाम निकले, आप इनको अलग अलग आज यहाँ पर अपना जो व्याख्यान है पानीपत का तृतीय युद्ध में मैंने आपको पहले प्रस्तावना के माध्यम से पढ़ाया, फिर उसके जो घटनाक्रम है, फिर उसके कारण हैं, फिर उसके परिणाम हैं और फिर उसका निष्कर्ष है। तो इन सबको आप एक एक टॉपिक लेते हुए कि पहले प्रस्तावना, कारण, फिर परिणाम, इन चीज़ों को डिवाइड करते हुए आप इसको याद करेंगे। धन्यवाद।